Okay. So last class we have discussed the Lewis dot structures of some covalent molecules as well as covalent and coordinate molecule. Let us start another example. If I am writing this hypophosphorus acid, the formula is H3PO2. The formula is H3PO2. This is the hypophosphorus acid. So coming to the bond line formula, the bond line formula is like this: P, coordinate bond O, one OH here, one H here, one H here. Coming for the Lewis dot structure, we'll write this H dot, then P with one cross here, one cross here, one cross here, and दो cross here, ताकि इस O जो डेफिशिएंट है, जो एक्सेप्टर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, इसका डॉट 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 डॉट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ और ये खाली. Similarly, if I write this O, तो डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे एक H जिसका क्रॉस मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे एक H जिसका डॉट मैंने यहाँ पे लिखा. So this is all about your H3PO2. ओके, तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले ये हो गया, फिर ये हो गया बेटा, फिर ये हो गया. अच्छा, इसका ये दोनों लेके हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. इसका जब हम आएंगे तो सॉलिड खुद का 5 था और ये इसका 3 लेके बन गया ऑक्टेट. क्या है, सबको क्लियर हुआ? चेक दिस एंड टेल मी. यस ऑल ऑफ यू बेटा. अगर समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो. ओके, वंशिका यस, सत्यश्री यस, अर्णव यस, रोहित राज, सुचिस्मिता, अर्पिता, आयुषा, सौरदेव, यस ऑल ऑफ यू. जल्दी जल्दी लिखो चार्ट सेक्शन में. यस, अलीसा, राहुल कुमार, सत्यम, जल्दी लिखो. सत्य यस, राहुल कुमार, ओके. पुरुषोत्तम वर्मा यस, नेक्स्ट. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा और एक मॉलिक्यूल जो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, the formula is H3PO3. Coming to the structural part, P, coordinate bond O, OH, OH and H. So this is the structure of orthophosphorus acid. So now we'll do the Lewis dot structure part. So P with 2 dots, 1 dot here, 1 dot here, 1 dot here. Then oxygen, 1 cross, 1 cross, cross cross, cross cross. Hydrogen dot. And for this only one hydrogen this side, and for this side this is oxygen, cross cross, cross cross, और यहाँ पे जो है बेटा ये. तो अगर हम ऊपर वाले देखेंगे तो ऊपर वाले क्या हो गया, ऑक्सीजन होगा. बोला था मैंने विकारी वाला पार्ट है ये, इसके पास कुछ है ही नहीं, है ना. चलो देखो अभी राउंड करेंगे, मजेदार पार्ट है. चलो ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया 2, अच्छा ये हो गया 2, और इस ऑक्सीजन का इसको लेके हो गया 2, इस ऑक्सीजन का इन दोनों को लेके हो गया 2. ओके, अच्छा इसमें जो है इस ऑक्सीजन का नहीं बना. अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसका इस 2 के लेके हो गया 8, और यहाँ पे इसका जो होगा इसका ये लेके हो गया 8. क्या ये सबको समझ में आया? चार्ट सेक्शन में लिखो मुझे, और स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी. अर्णव यस, सुचिस्मिता यस, पुरुषोत्तम यस, वंशिका यस, श्रेयश्री यस, यस, राहुल कुमार यस, अलीसा यस, अर्पिता यस, सत्यम यस, नेक्स्ट सुश्री यस,
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ऑल ऑफ यू। निशा कुमारी, क्या तुझे समझ में आ रहा है बेटा? चार सेक्शन में लिख, मुझे चार सेक्शन में लिख। रोहित, रोहित क्या हुआ? आज डॉल हो गया पूरा, मैसेज कर मुझे जल्दी रोहित। ओके सौरदेव, मैसेज मैसेज लिख जल्दी मुझे। शुभ्रांशु, शुभ्रांशु रेस्पॉन्ड बेटा। ओके तो टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। तो तुम्हारे मन में ये आएगा सर क्या ऐसे भी कंपाउंड है जहां पे, ऐसे भी कंपाउंड है जहां पे आयनिक मॉलिक्यूल भी है और आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, तीनों है क्या कहीं पे? तो ऐसा हम तो देख चुके हैं, ये सोडियम सल्फेट में था, है ना? सोडियम सल्फेट में सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और एक मॉलिक्यूल रहता है। काफी बार तुम यूज किए होंगे इसको स्कूल लेवल में, और एक मॉलिक्यूल रहता है। देखो तो मैंने लिखा यहाँ पे NH4Cl, नेम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अमोनियम क्लोराइड, ओके, कैसे बनता है? तो अमोनियम क्लोराइड बनता है जब अमोनिया रिएक्ट करता है, जब अमोनिया रिएक्ट करता है HCl के साथ, तब ये अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये एक एसिड है सर, ये एक बेस है और ये एक एसिड है, ये दोनों मिलके बनते हैं सॉल्ट। तो कैसे बनता है अमोनियम क्लोराइड? देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले ये जो HCl है, ये HCl ब्रेक होता है H प्लस एंड Cl माइनस, H प्लस एंड Cl माइनस में। तो ये अमोनिया के पास, ये अमोनिया क्या करता है, ये अमोनिया को मैं उल्टा लिख देता हूँ ऐसे। इस अमोनिया के पास एक लोन पेयर रहता है और इसका जो H प्लस है इसको एक्सेप्ट करता है। तो देखो मैंने बोला था कंडीशन फॉर योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो था किसी एक एटम का ऑक्टेट होके लोन पेयर होना चाहिए और किसी के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होना चाहिए। तो इसके पास बेटा 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक जा चुका है, मतलब 0 हो गया। तो इसके पास डुप्लेट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है और इसके पास ऑक्टेट भी हुआ है और इसके पास एक लोन पेयर भी है। तो होगा क्या, देख लो, ये इसको अटैक किया, किसको अटैक किया? H प्लस। H प्लस कहां से आया? HCl से आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। तो अमोनिया का लोन पेयर HCl का H प्लस को अटैक किया। जब अटैक किया तो क्या होगा, देखो इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखा X और Y के बीच में, X और Y के बीच में बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम कन्वर्सन कर सकते हैं। ध्यान से देखो इसको, मैंने X और Y के बीच में क्या किया बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अभी मैं इसको कोवेलेंट बनाऊंगा। कोवेलेंट जब बनाऊंगा मैं क्या करूंगा, देखो एरो रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अगर ऐसा लाइन देंगे वो कोवेलेंट, ये देंगे अगर कोऑर्डिनेट। अभी हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड, जो यहाँ पे जरूरत है, बिना इसके हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो इसको, X और Y के बीच में बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये सब भूल जाओ, पहले ये समझ लो, X और Y के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे पता चला, एरो है। देन मैंने क्या किया, X और Y के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, मतलब ये एरो को मैंने सिंगल लाइन बनाया, मैंने इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो रूल क्या है देख लो, रूल यह है, देन यू कैन कन्वर्ट दिस एरो टू द कोवेलेंट बॉन्ड और टू द लाइन बाय गिविंग प्लस चार्ज टू द डोनर। यहाँ पे डोनर है, बाय गिविंग प्लस चार्ज टू द डोनर एंड माइनस चार्ज टू द एक्सेप्टर। एंड लोन पेयर भी नहीं दिखाना। देखो क्या क्या चेंजेस हुआ, X के पास लोन पेयर था और Y एक्सेप्टर था, है ना? इसका एरो का हेड देखो एक्सेप्टर था। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस एरो इनटू अ सिंगल लाइन, कन्वर्ट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड। द रूल इज द डोनर विल बी हैविंग द प्लस चार्ज एंड एक्सेप्टर विल बी हैविंग माइनस चार्ज। जब हम एरो को सिंगल लाइन करेंगे, जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो डोनर विल बी हैविंग प्लस चार्ज, एक्सेप्टर विल बी हैविंग माइनस चार्ज। मुझे बताओ ये पार्ट समझ में आया कि नहीं? अगर ये आ गया तो ये बहुत इजी है। चार सेक्शन में लिखो जल्दी, क्या ये सबको समझ में आया? जो राइट वाला पार्ट बताया मैं बेटा, X और Y के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, मैंने इसको कोवेलेंट बनाया।
जो कन्वर्शन हुआ, जो चार्ज का कंसेप्ट है, सौरदीप नो सर, पुरुषोत्तम यस सर, श्रेयश्री यस सर, नीता कुमारी यस, रोहित राज यस, सत्य यस, सुचिस्मिता नो, लेनोवो टैब 4 नो, ओके, अर्पिता नो, नो इस बेटा, ओके, आयुषा, राहुल कुमार। और एक बार ध्यान से देखो, काफी इजी है, ट्राई करो। मुझे बताओ, अगर कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करता है, कोई स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करता है तो फिर वहां पे प्लस चार्ज आता है, अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो माइनस चार्ज आता है। अभी इसको हम भूल जाते हैं, हम याद करते हैं वो जो एग्जांपल मैंने दिया था, तुम्हारे दोस्त के पास पैसा नहीं था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे दोस्त के पास पैसा नहीं था और तुम्हारे पास 10 रुपया था, तुम 10 रुपया देके एक चॉकलेट खरीदे, वो डेयरी मिल्क का चॉकलेट खरीदे और दोनों यूज कर रहे हो, दोनों खा रहे हो साथ आधा, मतलब अनइक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो डबल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैंने बोला था ये आ जाता है बीच में, ये आ जाता है कहाँ पे, बीच में, एग्जैक्टली डोनेशन के बाद ये आ जाता है। तो इसका मतलब अभी इसके ऊपर इसका भी कंट्रोल है, इसका भी कंट्रोल है, कंट्रीब्यूशन बाय 1 पर शेयरिंग बाय बोथ। अगर ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, 2 चीज को अगर ये शेयर कर रहा है तो एवरेज हम क्या बोलेंगे, ऐसा अलग अलग शेयर नहीं कर रहे हैं, इस 2 को ये शेयर कर रहा है, इस 2 को ये भी शेयर कर रहा है, लेकिन अगर नेट एक के हिस्से में कितना पूछेंगे तो क्या बोलोगे, एक के हिस्से में इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। तो ये जो पार्ट है, तो ये दोनों दिया था, लेकिन एवरेज उसके पास बचा कितना, 1, क्योंकि दोनों को ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बोथ। लेकिन अगर हम एवरेज एक के हिस्से में कितना पूछेंगे, एवरेज एक के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहा अभी, तो तुम क्या बोलोगे, सर 2 था, दोनों यूज कर रहे हैं, इसके पास है, इसके पास है, ये एवरेज है, लेकिन बोथ आर यूजिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर एवरेज पर हेड कितना आ रहा है अगर बोल रहे हैं, तो फिर इसके पास 1, इसके पास, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन था, इससे इसको 1 मिल रहा है, तो अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ, 1 लॉस, तो इसको हम प्लस चार्ज लिखेंगे। तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन था नहीं इस साइड से, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, क्योंकि और इसका एवरेज कितना मिला, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने ये बोला इसको नीचे वाला भूल जाओ, तो ये है ही नहीं, मैंने बोला एक पूरा 0 से स्टार्ट करते बेटा, जिनको समझ में नहीं आया, ओके, राहुल, सौरदेव, सुचिस्मिता, अर्पिता, सब लोग देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे X और Y के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। मैंने बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए इसके पास लोन पेयर होना जरूरी है और इसके पास इवन नंबर वैकेंसी होना जरूरी है। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता ये ऑक्टेट हुआ है और इसके वैकेंसी, आज्यूम करते हैं, सिंबलिकली आज्यूम करते हैं। यहाँ पे तो देख लिया ना, 8 इलेक्ट्रॉन होके लोन पेयर, इसके पास वैकेंसी है, कैसे, डेफिशिएंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसके बाद ऑक्टेट हो गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में है, इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और डुप्लेट है, जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो ये बना, मैंने क्या बोला, ये जो एरो है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैं इसको कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, मतलब ये अगर ऐसे दिखा रहे हो लोन पेयर है, एरो दिखा रहे हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने सिंगल लाइन कर दिया, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है एक एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही होते हैं, लेकिन 4 कोवैलेंट बॉन्ड हम इसको बोल सकते हैं। तो मैंने एरो को क्या करना है, देखो जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उनके बीच में एक सिंगल लाइन कर देना है, सिंगल लाइन कर देना है ना, मतलब एरो को रिप्लेस कर देंगे एक लाइन, उसको छोड़ के क्या होगा, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे होगा, इसको आप दिखा नहीं सकते और साइड में, तो डोनर का प्लस चार्ज, एक्सेप्टर का माइनस, दोनों यहाँ पे कौन है, लोन पेयर जिसके पास था, जिससे अवे एरो था, एरो जो है जिससे अवे जा रहा था, उससे जहां पे भाग रहा था, कोई डोनर है। इसको देख के हमें क्या लगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे ये डोनर है बेटा और ये एक्सेप्टर है। मैंने छोटा सा चीज ही बोला, एरो जो है इसको हटाओ, एरो को हटाओ सिंगल लाइन में, एरो का हेड जहां पे वो एक्सेप्टर है, टेल जहां पे वो डोनर है, डोनर का प्लस 2, एक्सेप्टर को माइनस, इतना ही तो काम है। एरो रिप्लेस किया गया सिंगल लाइन, और यहाँ पे डोनर ये है, प्लस चार्ज, एक्सेप्टर ये है, और लोन पेयर दिखा नहीं सकते हो, ये लोन पेयर आ चुका है बीच में। क्या है, सबको क्लियर हुआ? जिनको समझ में नहीं आया था क्या क्लियर हो गया? सब लोग, ऑल ऑफ यू, ये सौरदेव, सुजिस्मिता, आयुषा, अर्पिता, राहुल, जल्दी रेस्पॉन्ड करो। राहुल यस सर, अर्पिता यस, आयुषा यस, सुचिस्मिता यस, सौरदेव रेस्पॉन्ड कर, सौरदेव यस, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे यही चीज हम देखने वाले हैं बेटा, बहुत काफी इंटरेस्टिंग चीजें देख लो। तो ये अमोनिया के साथ ये H+ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा।
अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। ये जो है बेटा ये वही, तो मोल स्ट्रेट लिखे था, अब इसको बेंड क्यों कर दिया, एक ही बात है, बीच में प्लस था इसलिए बेंड कर दिया, बात तो एक ही है। तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, देखो। तो अच्छा, इस अमोनिया को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन थे। ये जो है बेटा ये भी कोई इशू नहीं इसमें, ये बस कंडेंस करके लिखा था मैंने, इसको सिंगल बॉन्ड बना के दिखा दिया। अभी मैं क्या करूंगा, देखो इस N और H प्लस के बीच में, इस N और H प्लस के बीच में एक सिंगल लाइन करूंगा। ये H प्लस है, यहाँ पे XY न्यूट्रल थे, यहाँ पे XY न्यूट्रल थे, लेकिन यहाँ पे N तो न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल नहीं था बेटा, ये प्लस चार्ज लेके ही था, है ना। अभी मैंने यहां से यहां तक कर दिया। अभी नेक्स्ट काम क्या करूं मैं, चार्ज दूंगा। डोनर कौन है बेटा, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है बेटा, ये एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे चार्ज होगा प्लस और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, माइनस। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यहाँ पे इसके पास प्लस हुआ, इसके पास माइनस हुआ बेटा, प्लस रहा माइनस भी रहा, क्योंकि पहले से न्यूट्रल थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है बेटा, यहाँ पे N के ऊपर कुछ चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। तो आफ्टर डोनेशन इट हैज एक्सेप्टेड और इट हैज अचीव्ड द प्लस चार्ज, but after gaining the electron it has accepted the minus charge, but initially it was not the neutral one, it was not the neutral one like this। ये पहले न्यूट्रल था बेटा, इसलिए माइनस मिला तो माइनस रह गया। लेकिन यहाँ पे पहले ये क्या था, प्लस था। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो नॉलिफाई हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया। इसका स्ट्रक्चर हुआ बेटा NHHH और ये जो पार्ट है बेटा ये हो गया H। देखो ये नॉलिफाई हो गया है कि नहीं, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो है बेटा इसको हम वही बोलेंगे। तो दिस इज योर अमोनियम आयन, दिस इज योर अमोनियम आयन। काफी बार ये स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जैसे अमोनियम आयन का सिंबल पूछते हैं तो बच्चे लिखते हैं बेटा ऐसे, तुम भी लिखे होंगे अपने स्कूल लेवल में, जब तुम्हें अमोनियम आयन बोला गया होगा तुम ऐसे ही लिखे होंगे। और काफी टीचर्स में देख के हैरान रहा कि काफी टीचर्स ऐसे लिखते हैं। और बुक में तो लिखा जा सकता है, क्योंकि बुक जो है वो टाइप हुआ है बाय कंप्यूटर ऑपरेटर, वो लिख सकता है। टीचर्स कैसे लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर है बेटा, ये चार्ज किसके ऊपर था पहले बताओ मुझे, H के ऊपर। ये चार्ज H के ऊपर था, लेकिन जब ये डोनेशन हुआ तो ये डोनेट करके प्लस हो गया, डोनेट करके प्लस हुआ, एक्सेप्ट करके माइनस हुआ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही प्लस चार्ज था तो प्लस माइनस नॉलिफाई हो गया। तो चार्ज किसके ऊपर है, N के ऊपर है। आज के बाद अगर अमोनियम आयन पूछा जाए तो NH4 प्लस, ऐसे N के ऊपर प्लस लिखना, H के ऊपर नहीं, है ना। ये बहुत बार मैंने देखा, बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं, है ना, और बोलते हैं सर हमारे सर तो यही बोले चले थे, क्योंकि ये वाला कन्वर्सन शायद उनको नहीं पता होगा, इसीलिए बोले हो। तो तुम देखिए तुम्हारे सामने मैंने प्रूव किया, ओके। तो H के ऊपर प्लस था, प्लस माइनस नॉलिफाई हो गया, इसी के ऊपर प्लस, N के ऊपर प्लस है, N के ऊपर प्लस है, हम यही लिखेंगे, ये जो पार्टी कर रहा है, ओके। तो दिस इज द अमोनियम आयन। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, मुझे 4 सेकंड में लिख के बताओ, क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। यस ऑल ऑफ यू, यस ऑल ऑफ यू। अर्पिता यस, सत्यरंजन यस, वंशिका, निशा, सत्यम, लेनोवो, कौशिक कुमार साहू यस, यस, सुचिस्मिता यस, सुश्री यस, आयुषा यस, ओके ओके। चलो देखो, तो यहाँ पे हो गया बेटा। तो अभी तक हमारे पास, अभी हम ये तो पार्ट हम समझ गए, हाउ NH4 प्लस इज फॉर्म, हाउ NH4 प्लस इज फॉर्म, वो हम देख चुके हैं। ध्यान से देखो इसको। तो यहाँ पे ये एक बेस था, लिखा मैंने, ये एक एसिड था और एसिड ब्रेक होके H+Cl- बन गया। तो H+ बेटा आके ऐड हो गया, तो बच गया कौन, Cl- अभी भी बचा हुआ है ना। अभी ये जो NH4 प्लस बन गया बेटा, इसके साथ Cl- मिलके क्या बना, NH4 प्लस Cl-, इन दोनों के बीच में बना आयनिक बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट इज NH4Cl। तो ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये हुआ कोऑर्डिनेट, ये हुआ कोऑर्डिनेट। और ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है कौन सा है, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है, NH4Cl में क्या क्या बॉन्ड्स है बेटा, आयनिक है, कोवैलेंट है और कोऑर्डिनेट है। तो अभी अगर मैं तुम्हें पूछूं, अब ये तीनों बॉन्ड उसमें है, मैंने बोला मैं अगर अभी पूछूं बेटा ये अमोनिया में, अमोनियम क्लोराइड में 4 हाइड्रोजन है, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड, टेल मी, जल्दी बताओ। अगर समझ गए तो इसको बता दोगे तुम लोग।
अगर समझ गए होंगे तो बता दोगे। आउट ऑफ द 4 हाइड्रोजन इन अमोनियम क्लोराइड, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाउ मेनी विथ कोऑर्डिनेट? यस ऑल ऑफ यू, पूरा चीज मैंने समझा दिया। यस ऑल ऑफ यू, रेस्पॉन्ड करो। आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन इन केस ऑफ 4 hydrogen in case of this ammonium chloride, how many are covalently bonded, how many are coordinately bonded? ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है बेटा। काफी बच्चे इसको गलत किए कि चारों जो है कोवैलेंट है। फर्स्ट ऑप्शन में चारों कोवैलेंट था, मतलब तुम्हें हिंट दे दिया यहाँ पे चारों कोवैलेंट नहीं होगा। ये यानी स्टूडेंट्स आर राइटिंग 3 कोवैलेंट and 1 coordinate. Satyaranjan only 3 he has written, Satya only 3. How many covalent, how many coordinate? You have tried Satyaranjan and Satya दोनों। Yes all of you, जल्दी जल्दी लिखो चैट सेक्शन में। आई एम वेटिंग। 3 कोवैलेंट और फिर 3 कोवैलेंट 1 कोऑर्डिनेट। Tanisha Thakur only 3 you have written. What is that? Covalent or coordinate? Arpita 3 covalent and 1 coordinate. जल्दी जल्दी लिखो बेटा। पुरुषोत्तम 3 covalent 1 coordinate. सुचिस्मिता 3 covalent 1 coordinate. जल्दी जल्दी लिखो। Yes all of you. Yes Vansika very good बेटा। Satya very good बेटा। Lenovo type 4 very good again. Yes all of you, है ना? तो अभी मैं आ जाता हूं तुम्हारे सामने। देखो यही होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट कहीं नहीं है। केमिस्ट्री जो तुम्हारे मन में होगा, केमिस्ट्री मेरा होगा नहीं होगा, तो अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन मैं ये सब बिना बता के तुम्हें पूछता, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड एंड हाउ मेनी आर कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड, तो तुम बोलते कंफ्यूज, सर कैसे पता, हम कैसे बोलते? लेकिन बाय नोइंग ऑल दिस थिंग्स तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। क्योंकि अमोनियम आयन में, अमोनियम क्लोराइड में 3 न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम है जो नाइट्रोजन के साथ, जैसे अमोनिया जैसे ही बनता है वैसे ही बना होगा, पहले अमोनिया बना होगा, इसमें प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे 3 H था हाइड्रोजन एटम, और एक H नहीं था, और एक H प्लस था। इस H प्लस का नाम क्या है बेटा? इस H प्लस का नाम है प्रोटॉन। इसका नाम है प्रोटॉन। तुम लोग जानते होंगे व्हाई दिस इज नोन एज प्रोटॉन, बिकॉज हाइड्रोजन इज द ओनली स्पीशीज और ओनली एटम विच हैज नो न्यूट्रन। उसके बाद पहले से न्यूट्रन था नहीं, और मतलब न्यूट्रन था नहीं मतलब क्या क्या थी? प्रोटॉन थे, प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था। जब हम वही इलेक्ट्रॉन को ही निकाल दिए तो बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन। तो H प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, है ना? जैसे अगर तुम्हें बोला गया ये H प्लस बोला गया तो यू विल बी सेइंग दिस इज प्रोटॉन। अगर H माइनस बोला गया तो ये हाइड्राइड है बेटा, हाइड्राइड। हाइड्राइड दोनों अलग है। H प्लस के पास सिर्फ प्रोटॉन, क्यों? क्योंकि H प्लस एकलौता स्पीशीज ऐसा है जिसके पास सिर्फ प्रोटॉन ही है। तुम बोलोगे सर मैं अगर हीलियम 2 प्लस बना दिया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, मैं अगर हीलियम 2 प्लस बना दिया तो हीलियम 2 प्लस बना दोगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन तो खाली हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है ना। हाइड्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन एटम के पास क्या है? मतलब पहले से न्यूट्रॉन था नहीं, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा सिर्फ प्रोटॉन, इसलिए इसका नाम प्रोटॉन, इसका नाम हाइड्राइड। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम में है, तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? हाउ मेनी प्रोटॉन्स, ब्रैकेट में H प्लस लिखा होगा, क्योंकि 2 टाइप का प्रोटॉन हुआ, एक H प्लस की प्रोटॉन बोलते हैं और एक न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन बोलते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन ब्रैकेट H प्लस आर प्रेजेंट इन, और इज और आर प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड? आंसर इज 1, क्योंकि ये जो है एटॉमिक फॉर्म में होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये एटॉमिक फॉर्म में है, मतलब इसके अंदर हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 प्रोटॉन और H प्लस, ये भी आता है। देखो एंट्रांस में हम जो पूरा चीज कवर कर लिए, चाहे इसके बारे में जो भी एंट्रांस में पूछे हम बोल सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड के बारे में ये आयनिक है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट, क्या क्या बॉन्ड है? ऑल है, ऑल आर पॉसिबल, ऑल आर देयर, नॉट ऑल आर पॉसिबल, ऑल आर देयर। उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसमें कितना हाइड्रोजन है कोवैलेंट बॉन्डेड, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, कितना हाइड्रोजन एटम है और कितना प्रोटॉन है, एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज है बेटा। समझ गए तो काफी इजी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो गया होगा बेटा, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस ऑल ऑफ यू ले लिए? एनी वन ऑफ यू से यस, देन आई विल इरेज, टेक द स्क्रीनशॉट। यस ऑल ऑफ यू, पुरुषोत्तम यस, रेज हिज हैंड, सो आई एम इरेजिंग दिस।
तो मैंने यहाँ पे लिखा और एक मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ पे लिखा NH3, यहाँ पे लिखा BF3, यहाँ पे लिखा NH3, यहाँ पे लिखा BF3। ओके, सो NH3 के पास लोन पेयर है बेटा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, BF3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरॉन के पास कैसे पता चला? तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि अमोनिया इन के पास देखो क्या था, देख लो N के पास क्या था, एक 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 ऐसे H H H और लोन पेयर। हर बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास देखो, बोरॉन के पास क्या था, मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे, अरे तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, है ना। तो बोरॉन के पास तो लोन पेयर नहीं होता है, तो यूजिंग माय फार्मूला लोन नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स फाउंड बाय 2। तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था, 3 बॉन्ड तो बना ही दिया, तो लोन पेयर कहां से आएगा? तो लोन पेयर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे डॉट क्रॉस, तो यहाँ पे डॉट क्रॉस फ्लोरीन के नजदीक जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसका जाता है, तो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन करके इसमें हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हुआ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सर यहाँ पे हुआ ऑक्टेट और यहाँ पे हुआ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वो भी इलेक्ट्रॉन कितना वैकेंसी हुआ, डेफिशिएंसी कितना हुआ, 2। मैंने बोला था अगर एक का ऑक्टेट हो गया होगा और उसके ऑक्टेट के साथ लोन पेयर है और एक का इवन नंबर ऑफ डेफिशिएंसी होगा, तो यहाँ पे अभी क्या बॉन्ड बन सकता है बेटा, यहाँ पे बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बनाते हैं इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे ये हुआ ऐसे, ये बन सकता है ऐसे। इसका मतलब समझ रहे होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिंगल स्पीसीज के साथ भी बन सकता है, एक्स और वाई के बीच में बन सकता है, और यहाँ पे ये जो है एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन सकता है। इससे पहले हम क्या देखें, अमोनिया एक मॉलिक्यूल था, H+X आयन था, मतलब मॉलिक्यूल आयन के अंदर बन सकता है। मॉलिक्यूल मतलब पहले क्या था, अमोनिया न्यूट्रल था और H+ जो है चार्ज था, कटायन था, तो दो, एक कटायन और एक मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर, तो उसके साथ बन सकता था। अभी क्या हुआ, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, न्यूट्रल होके भी डेफिशिएंसी हो सकता है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लिखा मैंने यहाँ। तो इसको अगर कन्वर्शन करें बेटा क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर कन्वर्शन करें तो और करके लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा, देखो ये मैंने लिखा है NH3 और यहाँ पे BF3 लिख दिया, है ना, BF3 लिख दिया, और यहाँ पे अभी मैं एरो को हटाऊंगा बाय कोवैलेंट बॉन्ड, बस। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाय डोनेटिंग इट टू प्लस चार्ज, बाय एक्सेप्टिंग इट टू माइनस चार्ज, दैट्स इट, दिस इज द कन्वर्शन। तो ये जैसे हो गया, इससे पहले क्या था, अमोनियम आयन में H पे प्लस था, इसे नॉलिफाई हो गया था, तो एक ही प्लस था N के ऊपर। यहाँ पे दोनों न्यूट्रल है बेटा, ये एटम भी न्यूट्रल, ये एटम भी न्यूट्रल, तो डोनर विल बी हैविंग प्लस चार्ज, एक्सेप्टर विल बी हैविंग माइनस चार्ज। क्या ये सबको क्लियर हुआ, क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? रेस्पॉन्ड करो, जल्दी रेस्पॉन्ड करो। यस ऑल ऑफ यू, यस सुचिस्मिता, तनीषा ठाकुर, यस वंशिका, निशा, आयुषा, सौरदेव, बहुत अच्छे, यस कौशिक, लेनोवो टैब 4 नहीं समझ में आया, सत्या समझ में आया, अर्पिता, सत्यम सामंत समझ में आया, एनी अदर रेस्पॉन्स, यस पुरुषोत्तम, यस। देखो तो यहाँ पे मैंने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन क्या है, लेनोवो टैब को समझ में नहीं आया, कोई इशू नहीं बेटा, बहुत ध्यान से सुन, आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ पे बनता है, एक एटम एक मॉलिक्यूल, अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल है लेकिन इसका जो डोनर है, डोनर अल्टीमेटली नाइट्रोजन है ना, पूरा मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे डोनर, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास हम लिखे, हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 2 है, इस हाइड्रोजन के पास 2 है, तो ये टोटल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन इज द डोनर एटम, अमोनिया इज नॉट द डोनर, rather nitrogen atom is the donor because it has completed octet and having lone pair। तो जो एटम का ऑक्टेट हो गया होगा और उसके पास एक लोन पेयर रहा होगा, वो कोई डेफिशिएंट स्पीसीज को डोनेट कर सकता है। तो कंडीशन तो बराबर है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन भी है, ऑक्टेट भी है, लोन पेयर भी है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैकेंसी और डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ इट कैन डोनेट लोन पेयर टू दिस BF3 मॉलिक्यूल। तो ये हो गया बेटा डोनर, लिख देता हूं मैं, ये लिख देता हूं मैं डोनर, ये लिख देता हूं मैं एक्सेप्टर।
तो अभी मैंने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो एरो को मैंने रिप्लेस करके सिंगल लाइन बनाया, इतना ही तो काम है, रिप्लेस द एरो बाय ए सिंगल लाइन. Again, what you have to do means after conversion of this arrow into a single line, just give plus or minus charge. Plus to the donor, which is the donor. Nitrogen is the donor. देखो, I have put the plus charge over here. And which is the acceptor? B is the acceptor because 6 electrons are present in the in case of boron. इसके पास सबके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इन सबका तो ऑक्टेट हो ही चुका है, इन सबका तो ऑक्टेट हो ही चुका है. हम जो बात कर रहे हैं वो सेंट्रल एटम का ही बात कर रहे हैं बेटा. इनका देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसका है? बोरन का. तो नाइट्रोजन एटम इज द डोनर एंड दिस इज द एक्सेप्टर. सो डोनर विल बी हैविंग प्लस चार्ज, एक्सेप्टर विल बी हैविंग माइनस चार्ज. दैट्स इट, काम खत्म. चलो पूछ लिए तो मैं और एक चीज बता देता हूँ. देखो एसिड बेस्ड कंसेप्ट जो है तुम लोग पढ़े नहीं होंगे, आगे हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें मैं बताऊंगा तुम्हें एसिड और बेस कंसेप्ट क्या होता है, हाउ टू डिफाइन एन एसिड, हाउ टू डिफाइन ए बेस. ओके, और व्हाट इज द टाइप्स ऑफ थ्योरीज. What are the types of theories for acid and base? There are 3 theories. Okay, one is Arrhenius theory, one is Lowry-Bronsted theory, one is Lewis theory. ये तीनों तुम्हारे बुक में है. इसको छोड़ के हम और 2 पढ़ने वाले जो एंट्रेंस के लिए है. एक है फ्रैंकलाइन कंसेप्ट और एक है पियर्सन कंसेप्ट. ये 5 हम पढ़ने वाले हैं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा. ओके, तो 3 थ्योरी तुम्हारे बुक में है एसिड बेस थ्योरी, जिसको बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी, और एक बोलते हैं Lowry-Bronsted और Bronsted-Lowry थ्योरी, एंड थर्ड वन इज, ये अभी लिखने का जरूरत नहीं है, आगे आएगा ये, और एक आएगा लीविस थ्योरी और लीविस एसिड बेस कंसेप्ट. तो यहाँ पे जो हुआ बेटा, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो सब लोग, इसको हम बोल सकते हैं लीविस बेस, इसको हम बोल सकते हैं लीविस एसिड. क्लियर हुआ बेटा ये वाला पार्ट. तुम बोलोगे सर हमें तो समझ में नहीं आया, मैं बोल देता हूँ ना. अभी लीविस एसिड का लीविस बेस का डेफिनेशन लिख लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा. लुईस बेस और लुईस एसिड दोनों लिख लेता हूं बेटा. तो लुईस बेस का काम क्या है, विच कैन डोनेट द लोन पेयर. यस, यहाँ पे क्या है, विच कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर. मतलब ऐसे बोल सकते हैं, और करके क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर डोनर. यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर. तो अल्टीमेटली तो वही हुआ ना, लोन पेयर डोनेट कौन किया, नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, तो इसको मैं लुईस बेस बोला. और लोन पेयर एक्सेप्ट कौन किया, बी ऑफ BF3, तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा इसको लुईस एसिड. तो ये एग्जांपल में, एग्जांपल कौन हो गया बताओ बेटा, अमोनिया बोला मैं. इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा बताओ, BF3 है ना. और एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अगर ये अमोनियम आयन जैसे बन रहा था, NH3 लोन पेयर H+, तो ये डोनेट कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाता था लुईस बेस हो जाएगा. ऑब्वियसली लोन पेयर डोनेट किया तो लुईस बेस, ये एक्सेप्ट किया, क्या हो गया बेटा, लुईस एसिड. काम खत्म. क्या है, सबको क्लियर हुआ, ऑल ऑफ यू? यस, ऑल ऑफ यू. रेस्पॉन्ड कर. लेनोवो टैब 4 रेस्पॉन्ड कर पहले. क्या अभी समझ में आ गया पूरा? लेनोवो टैब 4 जल्दी रेस्पॉन्ड कर, तेरे लिए और एक बार बताया. वंशिका यस, अर्पिता यस, यस, श्रेयश्री यस, लेनोवो, वेरी गुड बेटा. सुचिस्मिता, सौरदेव यस, सत्यरंजन, राहुल कुमार, आयुषा, सायम रेस्पॉन्ड कर, पुरुषोत्तम वर्मा यस, सायम रेस्पॉन्ड कर बेटा. यस, हाँ, जितना ज्यादा तुम जितना जल्दी रेस्पॉन्ड करोगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो ये चीज हो गया. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कंसेप्ट है, तो इसका एप्लीकेशन तुम समझ में आ गया होगा, ये लुईस एसिड बेस कंसेप्ट ही बोलता है. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो एप्लीकेशन है वो लुईस बेस एसिड कंसेप्ट आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़े इसको इसलिए बता दिया. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए जल्दी, ऑल ऑफ यू. यस, आई एम वेटिंग. यस, ऑल ऑफ यू. ओके, तो अभी हम आएंगे. तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, ये तो हुआ नहीं, मैं समझा दिया तुम्हें, चॉकलेट का एग्जांपल दिया, मैंने बोला 10 रुपया, एक स्टूडेंट दिया, एक दोस्त दिया, दोनों खाए, ये सब तो ठीक है. तुम बोलोगे सर हम एग्जाम में क्या लिखेंगे,
देखो मैं ये चाहता हूँ बेटा तुम्हारा डेफिनेशन अपना होना चाहिए, मैं डेफिनेशन कभी नहीं रखता, मैं चाहता हूँ बीइंग माय स्टूडेंट तुम भी मत रटो, तुम इसको समझो और इसको ट्रांसलेट करो। कितने चीज रटोगे? केमिस्ट्री में हर चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे डेफिनेशन, तो कितना रटोगे? तो बीइंग माय स्टूडेंट तुम्हें क्या करना है, समझना है उसको, और जैसे हम समझे वैसे ही हम उसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे, दैट इज डेफिनेशन। तुम बोलोगे सर 10 तक तो हमारे सर बोलते थे इसको एनसीईआरटी में जो है उसको पूरा हुबहू वही आना चाहिए। मैंने तो पहले ही बोल रखा है, चीज जो जैसे करता है वो अपने स्टूडेंट से वैसे ही एक्सपेक्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे करता है वो अपने स्टूडेंट से ऐसे ही एक्सपेक्ट करता है। अगर मैं रटता हूं तो मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करूं तुम भी रट लो बिना समझ के, क्योंकि जनरली टीचर स्टूडेंट को क्या करते हैं, यार रट लो, याद रख लो, मेमोराइज कर लो, ताकि क्या होता है ना, बच्चे पूछेंगे ही नहीं, दिमाग ऐसे ही चला जाएगा, दिमाग ऐसे चला जाएगा, चलो यार कोई बात तो है ही नहीं हमारा, हम तो रट लेते हैं, तो रटने का जरूरत नहीं है। देखो मैं भी डेफिनेशन लिखूंगा, सिंपली आई विल ट्रांसलेट। क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कैसे, एक डोनर था एक एक्सेप्टर था, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो सिंबल है एरो है, एरो स्टार्टिंग फ्रॉम द डोनर टू द एक्सेप्टर। और हुआ क्या, एक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने डोनर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और ऐसा नहीं कंप्लीटली दे दिया, दिया और खुद यूज भी कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है वो भी यूज कर रहा है। मतलब तो डेफिनेशन क्या है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, सुनो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच on equal donation, on equal contribution and equal sharing occurs, on equal donation and equal sharing occurs is known as coordinate bond. वो टाइप का बॉन्ड जिसमें on equal contribution means you can say it as contribution by one and sharing by both, तो वही डेफिनेशन है। चलो डेफिनेशन लिखा जाए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो टीचर्स क्या करते हैं, पहले लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं, तो ये रेगुलर फॉर्मेट हो गया, बच्चे वहीं से इसको रट्टा मार लेते हैं। डेटिव बॉन्ड मैं थोड़ा अलग करता हूँ बेटा, मैं ये बोलता हूँ बेटा पहले कुछ समझ लो, डेफिनेशन तो अपने आप आ ही जाएगा। तो डेफिनेशन पे आते हैं बेटा। तो डेफिनेशन क्या होगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय contribution of lone pair by one atom and sharing the electrons by both the atoms is known as कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे भी करके लिख सकते हो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर बाय वन एटम एंड शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ द एटम्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इक्वल ऑन इक्वल कंट्रीब्यूशन इक्वल शेयरिंग, ये भी वर्ड यूज हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं ऑन इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग। तो अगर ऐसे बोला गया तुम्हें, ये भी है, मतलब इसका डेफिनेशन भी शॉर्ट डेफिनेशन ये भी है। अगर बोला गया ऑन इक्वल कंट्रीब्यूशन इक्वल शेयरिंग हो रहा है, तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस, बोलोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो एग्जांपल याद रखोगे, 5-5 दे के चॉकलेट खा रहे हो, आधा कोवैलेंट बॉन्ड, कोई अकेला 10 रुपया दे रहा है, दोनों खा रहे हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, या तो ऐसा हम लिख लेंगे इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड one donor is there and one acceptor is there. Okay, example x y, this is the donor हम लिख चुके हैं, और this is the acceptor, ये भी हम लिख। then ये थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, coordinate bond is represented as arrow। और एक पॉइंट क्या है, coordinate bond is a type of covalent bond।
क्या मतलब है इसका? इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर था, इसीलिए तो हम इसको कन्वर्ट कर सके बाय गिविंग सिंगल लाइन, बाय रिप्लेसिंग द एरो बाय ए सिंगल लाइन और गिविंग प्लस और माइनस साइन डोनर एंड एक्सेप्टर रेस्पेक्टिवली कन्वर्ट किए। तो ये सारे पॉइंट अभी जो मैंने लिखा पहले, क्योंकि हम समझ गए, ये सारे पॉइंट देख के भी मजा आ रहा होगा, अरे ये तो सर बताया था, ये तो हम समझ गए है ना। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग, और बाय डेफिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन डोनर एंड वन एक्सेप्टर है। तो ये सिंबल है, ये डोनर एक्सेप्टर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड एज एरो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या यहां तक सबको समझ में आया? रेस्पॉन्ड करो बेटा, जल्दी रेस्पॉन्ड करो। पुरुषोत्तम, यस वेरी फास्ट, बहुत अच्छे बेटा। यस, तनीषा, आयुषा, वंशिका, लेनोवो, सत्यरंजन, यस, अर्पिता, अलीसा, सौरभ, सत्या, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो। सुचिस्मिता, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बाकी जो पार्ट आया हमारा, तुम्हें लगेगा सर क्या आयनिक खत्म हो गया, कोवेलेंट खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट खत्म हुआ? अभी तो ट्रेलर खत्म हुआ कोवेलेंट बॉन्ड का, अभी तो पूरा मूवी बाकी है, देख लो। जितना हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े वो सारे ट्रेलर ही था बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो लगभग इतना ही है। तो आयनिक बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे एक ने अपने ऑक्टेट होने के बाद, सोडियम क्लोराइड एग्जांपल ले लो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के पास 2 8 1 था, क्लोरीन के पास 2 8 7 था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका भी ऑक्टेट हो गया, उसका भी ऑक्टेट। कोवेलेंट बॉन्ड में HCl ले लो, दोनों का ऑक्टेट डुप्लेट नहीं हुआ था, बाय शेयरिंग इक्वल कंट्रीब्यूशन इक्वल शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, चाहे हम NH3 और BH3 बोले, चाहे हम अमोनिया एंड H+ और प्रोटॉन बोले, एक में ऑक्टेट होके लोन पेयर होना चाहिए और एक में इवन नंबर ऑफ डेफिशिएंसी होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अभी जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड का बस हम लीव्स द स्ट्रक्चर पढ़े हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा पूरा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या है, पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में काफी इंपॉर्टेंट जो है ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो सोच सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसका जो थ्योरी है, मतलब कैसे बॉन्ड बनता है, क्यों बॉन्ड बनता है, ओके हम तो पढ़ लिए, एक ये इलेक्ट्रॉन ये देता है डॉट, ये क्रॉस देता है तो बॉन्ड बन जाता है, ऐसे क्यों होता है, ये सारे चीज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें थ्योरीज एक्सप्लेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या क्या थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। क्या क्या थ्योरी है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, सबसे पहला थ्योरी आया VBT। क्या थ्योरी है ये, इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां से स्टार्ट हुआ, इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे ये चलेगा, अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग चलेगा लगभग 3-4 क्लास या 5 क्लास चलेगा, काफी इंपोर्टेंट है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद आया VSEPR थ्योरी, इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सर क्या होगा, ये होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पहला हुआ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे देखो T है तो इसीलिए ब्रैकेट में ये फुल फॉर्म, यहाँ पे T नहीं है देखो, तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म ये बाद में मैंने लिखा थ्योरी। क्या होगा, इतना बड़ा चीज कौन बोलेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, हम इसको एब्रिविएशन कर लिए VSEPR थ्योरी। उसके बाद बेटा आया हाइब्रिडाइजेशन, ये हुआ थर्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। एंड द लास्ट वन इज MOT, ये VSEPR थ्योरी, ये VBT एब्रिविएशन है। तो MOT क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो these are the 4 theories about covalent bond। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पे इसको याद रखो। क्या क्या थ्योरी का नाम,
देखो ये पहले से रिकॉर्ड रहा है कि मेरे क्लास में बच्चे बोलते हैं सर हमें 50% तो हम याद रख के जाते हैं, बाकी 50% हमें पढ़ना पड़ता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें 80% याद हो जाता है, तो मैं यही ट्राई करता हूँ, है ना। तो क्या क्या थ्योरी हुआ, वीवीटी, वीएसीपीआर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी। पहले इसको कर लो, फिर उसका फुल फॉर्म तो भी याद रह ही जाएगा। वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जब हम इसको पढ़ लेंगे ना तो ये और इंटरेस्टिंग होगा और ये कंसेप्चुअल है, तो मजा आएगा तुम्हें। VVT, valence bond theory, then VSEPR theory, then hybridization, then molecular orbital theory, है ना। किसको ये चारों याद हो गया, ऑनेस्टली बोलना, टेक योर टाइम, मैंने तुम्हें 30 सेकेंड दिया, आंख बंद करो और चारों थ्योरी को याद करो, VVT, VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी। टेक योर ओन टाइम बेटा, लेकिन याद होना जरूरी है, फिर तब जाके मजा आएगा। यस ऑल ऑफ यू। VBT, valence bond theory, VSEPR, Purushottam, yes, very good beta. VSEPR theory, hybridization, MOT, molecular orbital theory. अर्नव, yes sir, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। कुछ इसमें था, yes, नेक्स्ट आ जाओ, राहुल कुमार, सत्या, yes, लेनोवो, तनीषा, आयुषा, श्रेयश्री, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, yes, any other, सौरदेव, yes, yes, ओके ओके, अर्पिता, कौशिक कुमार साहू, यस, वंशिका, वेरी गुड बेटा, आगे सत्यरंजन, रिमेम्बर्ड, नेक्स्ट, स्वयं रेस्पॉन्ड कर बेटा, स्वयं रेस्पॉन्ड कर जल्दी, यस, सात्विक, कुछ बोला नहीं बेटा, सात्विक, रोहित राज, रोहित राज रेस्पॉन्ड कर, समझ में आ रहा है बेटा, रोहित, ओके। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लो, क्योंकि मैं इसमें नहीं चाहता हूँ इस स्लाइड में और कुछ हो, क्योंकि ये स्पेशल है ना। ओके, तो अभी देखो, तो अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सारे थ्योरी है ना, तो थ्योरी में बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, तो टीचर्स बोलते हैं इस पोस्टुलेट को रट लो, टीचर्स बोलते हैं इस पोस्टुलेट को रट लो, मैं बोलता हूँ बेटा समझ लो, क्या करूं बेटा, आदत से मजबूर। टीचर्स बोलते हैं रट लो बेटा, रट लो इसको, मैं बोलता हूँ नहीं यार समझ लो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, रटने का क्या है, हिस्ट्री थोड़ी ना है, हिस्ट्री नहीं है ना। चलो हम लिखते हैं इसको, नाम क्या है, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। चलो इसका पहला डेफिनेशन क्या हो जाए, मैं बोलता हूं बुक में तो जो भी दिया है, टीचर्स जो भी बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है ना। मैं ये बोलता हूँ ये जो 3 वर्ड है ना बेटा, यहाँ पे 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड क्या है, वैलेंस बॉन्ड और थ्योरी, मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, है ना। तो मैं ये बोलता हूँ उल्टा पढ़ो, मैं बोलता हूँ उल्टा पढ़ो। VBT तो पता है, क्वेश्चन भी आएगा, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट VBT, VBT का फुल फॉर्म वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट तुम्हारे सामने है बेटा। मैं क्या बोला, हम ऐसे पढ़ते थे ना, मैं बोला ऐसे पढ़ो, तो क्या होगा बेटा, थ्योरी बॉन्ड वैलेंस। अब इसका डेफिनेशन ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे बेटा, देख लो कैसे है। थ्योरी, मैंने क्या बोला, थ्योरी बॉन्ड वैलेंस, ये 3 वर्ड को लूंगा मैं, पहले ये लूंगा देन ये, देख लो, थ्योरी विच एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन वैलेंस सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एक बार सुनो, थ्योरी विच एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। देखो कितना इंटरेस्टिंग, कितना इजी, रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं, मतलब हर वो एटम का वैलेंस सेल में, जो आउटरमोस्ट सेल में ही बॉन्ड होता है और कुछ नहीं, ये थ्योरी यही बोलता है, ये थ्योरी यही बोला, जो हर वो एटम का जो ओवरलैप करने वाले हैं उनका पेनोल्टी और इनर सेल्स का इलेक्ट्रॉन जो है, और जो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आउटरमोस्ट सेल में ओवरलैप हो रहा है, और उसी को ही हम डेफिनेशन लिखेंगे, थ्योरी विच एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन वैलेंस सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन बेटा, काफी इजी है, तो यहीं पे ये याद रह ही जाएगा, क्या इशू है। द थ्योरी which explains bonding in valence cell
of an atom is known as valence bond theory. देखो जो मैंने बोला था वही किया कि नहीं किया? मैंने बोला उल्टा पढ़ो. देखो थ्योरी पहले, देन बॉन्ड बाद में, देन उसके बाद वैलेंस. तो थ्योरी which explains bonding in valence cell of an atom is known as valence bond theory. तो अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा. ये पोस्टुलेट खत्म नहीं हुआ तो डेफिनेशन हुआ. अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, तो उसमें हम जो जो करेंगे उसी को ट्रांसलेट करके लिखेंगे. मेरा काम, मेरा जो टाइप है पढ़ाने का थोड़ा अलग है बेटा. मैं चाहता हूं कि तुम आज यहीं पे इसको याद करके जाओ, है ना. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं थ्योरी सीख. मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा O2. जानते हो ऑक्सीजन अभी हमें कितना जरूरत है देखें, तो वो है डबल बॉन्ड बना, है ना. तो मैंने दो चीज लिख रहा हूं यहाँ पे. मैंने एक वो लिया, ध्यान से देखो, इसको काफी इंपॉर्टेंट और इजी है. तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 1s2 2s2 2p4. यस. तो यहाँ पे इसके साथ वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बेटा इसके वैलेंस सेल में 1 2 3 और 4. तो ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा? 2. इसका ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा 2. ओके. तो नेक्स्ट में और एक 2 ऑक्सीजन आइटम है, मैं और एक ऑक्सीजन आइटम ले रहा हूँ, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा. तो ये होगा 1s2 2s2 2p4. तो इसका भी इलेक्ट्रॉन हम ऊपर लिखते हैं ऐसे 1 2 और ऐसे 1. देखो मैं यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखो, उल्टा किया मैंने, ध्यान से देखो. ये ऐसा, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा. ये देखो क्लॉकवाइज स्पिन, ये भी एक, ये भी एक, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी. लेकिन इसको मैं ऐसा रखा था, देखो अगर दिख नहीं रहा तो ये ऊपर वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसा रखा, नीचे वाला ऑक्सीजन को मैंने ऐसा रखा. जो अनपेयर्ड है, जो पेयर्ड है उसको भूल जाओ. पेयर्ड से कोई मतलब नहीं हमें, है ना. बॉन्डिंग मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बिना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बन सकता है. मतलब एक एटम का अनपेयर्ड और एक एटम का अनपेयर्ड मिलके पेयर्ड. ये एटम अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, तो पेयर्ड. ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, पेयर्ड. तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मैं जो करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये दोनों बेटा अभी ओवरलैप करेंगे. कौन सा? इसका एक अनपेयर्ड, इसका एक अनपेयर्ड. ये को क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज. फिर ये दोनों ओवरलैप करेंगे, इसका एक क्लॉकवाइज, इसका एक एंटी क्लॉकवाइज. तो देखो ये पेयर था, ये पेयर था, ये पेयर था, ये पेयर था, और ये दोनों जो अनपेयर इंडिविजुअली एक एक अनपेयर थे, वो दोनों ओवरलैप करके पेयर हो गए. अभी ये दोनों जो अनपेयर थे, ये दोनों भी पेयर हो गए. तो अल्टीमेटली बॉन्डिंग जब बन गया बेटा, तो यहाँ पे कितना ओवरलैपिंग हुआ? 2 ओवरलैपिंग. देखो कितना बॉन्ड, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इक्वल्स नंबर ऑफ बॉन्ड. ये सारे थ्योरी इसी में ही छुपा हुआ है. ये सारे थ्योरी इसी में ही छुपा हुआ है. ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पोस्टुलेट हम लिखने वाले हैं, जो तुम रट लेते हो, तुम्हें बोला जाता है रट लो, ये सब कर लो, तो बिल्कुल नहीं करना है बेटा. मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया. जो हम अभी यहाँ पे किए वही हम थ्योरी में लिखेंगे. मुझे बताओ इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तुम बोलोगे सर 2 है, क्योंकि ये 2 पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड. तो ये बॉन्ड कितना बनाया? 2 ही बनाया. इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 है. ये बॉन्ड कितना बनाया? 2. तो ये थ्योरी हो गया. नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, ध्यान से सुनो, number of bonds formed by an atom equals to its unpaired electron. Number of bonds formed by an atom equals to its number of unpaired electron. जिस एटम के पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जितना एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा. ये इसका पोस्टुलेट नंबर 1. ये तो डेफिनेशन हो गया. ये उसका पोस्टुलेट नंबर 1 हो गया. और यहाँ पे और क्या हम बोलेंगे? देखो ये 1s2, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये सेकंड. तो यहाँ पे बॉन्ड बना, क्या बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग हुआ? क्या नहीं हुआ? मतलब जो भी हो रहा है वैलेंस सेल में हो रहा है. वही तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग इन वैलेंस सेल. तो वैलेंस सेल में देखो, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 है सेकंड ऑर्बिट, ये भी तो सेकंड ऑर्बिट है. तो इसमें 2 है 2s2, 2p4 में ये 2, ये एक. तो क्या यहाँ पे सबने बॉन्ड बना दिए? नहीं बनाया ना. तो ये दोनों नहीं बनाए, ये दोनों नहीं बनाएंगे, और भाई वो तो ऑलरेडी पेयर्ड है, वो तो ऑलरेडी. तो जो अनपेयर्ड तो वही बना है. तो ये थ्योरी हो गया बेटा. सो द अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द अनपेयर्ड, देखो ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, सबको पता है. So out of the 6 electrons, only 2 electrons are participating. Out of the 6, 2, 4, 1, 5, 6. 6 electrons, only the unpaired electrons are taking part in bond formation. तो ये थ्योरी बन गया.
So out of the valence electrons, only the unpaired electrons are taking part in the bond formation. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक एटम के पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना बॉन्ड बनाता है। तो ये और एक पोस्टुलेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द एटम व्हिच आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। ये जो ओवरलैप जो ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैप हो रहे हैं, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। orbitals containing unpaired electron of both the atoms should have opposite spin of electron। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तुम बोलोगे आप उल्टा क्यों लिखे, अभी इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। क्लॉक एंटी क्लॉक है तो स्टेबल है बेटा, तो स्टेबल है। अगर क्लॉक है तो अनस्टेबल है बेटा। और बॉन्ड बन क्यों रहा है, ये ऑक्सीजन एटम इसके साथ बॉन्ड बनाया है क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल था, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन था नहीं, ऑक्टेट बनाना था उसको, इसीलिए बॉन्ड बनाया। कोई अगर बनाना चाह रहा है ऑक्टेट, स्टेबल बनना चाह रहा है, तो क्या ऐसे ऐसे हो सकता है पेयरिंग? इसका मतलब तुम बोलोगे सर इसका आपको कैसे पता चला क्लॉकवाइज इसका एंटी क्लॉकवाइज? मैं बोलता हूँ बेटा उल्टा कर लो, कोई इशू नहीं। इसका एंटी क्लॉक कर लो तो इसका क्लॉक कर लो, कोई इशू नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दो एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्पिन हमेशा अलग होना चाहिए, ताकि अलग अलग होने से स्टेबल है, सेम सेम होने से अनस्टेबल है। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? लिख के बताओ मुझे, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू। पोस्टुलेट तो लिखेंगे, इसका कोई इशू नहीं बेटा। यस पुरुषोत्तम, यस अर्पिता, सौरदेव, यस वंशिका, राहुल कुमार, आगे कौशिक, सत्यरंजन, यस लेनोवो टाइप 4, यस सुचिस्मिता, यस ओके। चलो देखो, तो अभी मैं पोस्टुलेट लिखूंगा बेटा, ये तुम समझ गए, ये वाला पार्ट को बस मैं इरेज कर लेता हूँ। बस ये तुम्हें पता होना चाहिए जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक साथ रहेगा तो स्टेबल है, दोनों सेम स्पिन का होगा। और हमें ये जो तुम लोग पढ़े हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें भी तो यही बोला जाता है, पॉलीज एक्सपेरिमेंट में तो वही बोलता था कि दो एटम का चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होता है। अगर ये दोनों सेम सेम स्पिन के हो जाएंगे तो इसका ही प्लस था, इसका ही प्लस था, बाकी सब तो सेम ही था उनका, ऑर्बिट भी सेम था, अपसेल भी सेम था, ऑर्बिटल भी सेम था। तो एक ऑर्बिटल के अंदर का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो डिफर कितने कर रहे थे? 3 क्वांटम नंबर में। अगर वो दोनों सेम स्पिन के हो जाएंगे तो चारों क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएगा, तो फिर तो पॉलीज बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो पोस्टुलेट लिख रहा हूँ बेटा मैं, पहला पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने बताया वही ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ bonds formed by an atom equals to its number of unpaired electrons। जो बोला उसी को ट्रांसलेट करके लिखा बेटा। एक एटम ने उतना बॉन्ड बनाएगा जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तुम बोलोगे सर वैलेंस सेल में तो लिखे नहीं, और बेटा ये अंदर वाले सेल में कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जर्व प्रिंसिपल ये बोलता है जब ये फिलअप होगा तब जाके यहाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओनली द unpaired valence electron can take part in bond formation। जो बोला अभी, दो अनपेयर्ड था, दोनों पार्टिसिपेट। तो व्हाट्स अबाउट दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट्स अबाउट दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसका मतलब है, क्यों ये, इसका काम क्या है, क्या ये कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं बेटा, देख लो। द पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन can take part in bond formation only when, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, only when they are unpaired, they are unpaired।
ओके, मतलब अगर क्या मतलब इसका, जो अनपेयर्ड होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे और जो पेयर्ड होंगे वो बॉन्ड तब बना सकते हैं जब वो अनपेयर्ड होंगे। मतलब और कोई खाली ऑर्बिटल होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता तो फिर यहाँ पे एक बचता, यहाँ पे एक होता। तो एग्जाम्पल लूंगा तो और समझ में आएगा। ये दोनों पॉइंट हम देख चुके हैं, तुम्हें समझ में आ चुका है। ये पॉइंट अभी पेंडिंग रहा बेटा, ये पेंडिंग रहा। जब मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा तो मैं समझ में आएगा। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ bonds formed by an atom equals to its number of unpaired electrons. Okay, so only the unpaired valence electrons can take part in bond formation. So paired valence electrons can take part in bond formation only when they are unpaired. So these are the points. और भी points है, लिखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी, ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट भी लिख दूं। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे एक के बाद। कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गया ऑलरेडी और कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन होगा। देखो, चलो जो लोग नहीं किए हो जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट उसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला बेटा मीथेन, मीथेन। तो मीथेन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड होता है। तो जो पहला पॉइंट अगर हम देखें, पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। जिस एटम के पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो अगर अच्छा इसका ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री उसका अलग है, मैं बस बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ, ज्योमेट्री बात की बात है। तो अगर मैं कार्बन लिखा, ध्यान से देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये 1 और हाइड्रोजन अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, तो ये तो अनपेयर्ड है। तो जब बॉन्ड बनता है बेटा तो इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका भी अनपेयर्ड होना चाहिए, दोनों का अनपेयर्ड होना चाहिए। इसका भी अनपेयर्ड होना चाहिए, इसका भी अनपेयर्ड होना चाहिए, इसका भी अनपेयर्ड, इसका भी अनपेयर्ड, इसका भी अनपेयर्ड। तो इन इंडिविजुअल बॉन्ड्स विल से बोथ द एटम विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों अलग कर लेंगे। तो इसके पास एक तो है ही, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास। और देखा जाए तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया, तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये तो पेयर्ड है बेटा, तो ये दोनों अनपेयर्ड है। तो ये कार्बन एट दिस स्टेट, ये कार्बन एट दिस स्टेट जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मतलब कार्बन कैन नॉट फॉर्म मीथेन, कार्बन कैन नॉट फॉर्म टेट्रावैलेंसी। वैलेंसी में बोल चुका हूं, जो इतना बॉन्ड बनाता है उसको कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जो इतना बॉन्ड बनाता है उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो एट दिस ग्राउंड स्टेट कार्बन कैन नॉट फॉर्म टेट्रावैलेंसी, कार्बन कैन नॉट फॉर्म टेट्रावैलेंसी, कभी नहीं कर सकता वो, क्योंकि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोला, व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, द पोस्टुलेट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इक्वल्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है ना, तो कैसे होगा। तो अभी क्या होगा, बाय ऑब्जर्विंग सम हीट एनर्जी ये क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पे खाली था इसीलिए चला गया, 2 नहीं गए बेटा। अनपेयरिंग का मतलब पेयर्ड में से एक जाना, छोड़ देना, है ना। तो यहाँ पे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जुदाई हो गया, है ना। ये यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया। तो इसको मैं अभी क्या लिखूंगा बेटा, 6 ही लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे आस्टेरिक मार्क और स्टार मार्क दूंगा। मतलब इसको जो मैं बोलूंगा एक्साइटेड स्टेट, इसको मैं बोलूंगा एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या होगा बेटा, देख लो 1s2 रहा, अभी 2s2 नहीं रहा, 2s1 हो गया बेटा। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया 2p3, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहा और यहाँ पे हो गया बेटा अभी 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अभी सारे हाइड्रोजन देखो, एक एक हाइड्रोजन इसके नीचे आ गए। जब अनपेयर्ड हो गया ना, अभी सारे हाइड्रोजन के मन में लड्डू फूटा, चलो यार अभी तो हम बॉन्ड बना पहले तो 2 ही था, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। When they will be approaching, some energy will be released and by this energy it will be unpaired। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। अनपेयर्ड मैंने बोला था उल्टा होगा। तुम बोलोगे सर क्या हाइड्रोजन का इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन है,
में दिखाने के लिए किया। इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्पिन की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो मतलब बहुत छोटा पार्टिकल होता है। तो ये जो कार्बन का है, ये जो है हाइड्रोजन का है, ये जो है कार्बन का है, ये और एक हाइड्रोजन, ये और एक हाइड्रोजन, ये और एक हाइड्रोजन। तो अभी देखो मीथेन बना। तो अभी कार्बन के पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ बेटा, इसको मैं रेड मार्कर में कर लेता हूँ ताकि तुम्हें विजुअल हो, ताकि डिफरेंशिएट हो कि जो रेड वाला है वो कार्बन का है, जो ब्लैक वाला है वो तुम्हारा बेटा इसका है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बना 4 बॉन्ड। ओब्वियसली तो अभी हमारा थ्योरी गलत नहीं हुआ। अभी हम थ्योरी जो बोला था जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड। अभी कार्बन एट दिस एक्साइटेड स्टेट हैज 4 unpaired electrons because in all the orbital, in all the boxes, one electron substitute. Then they will be overlapping with the 1s1 orbital of carbon. तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो ये पोस्टुलेट हो गया। मतलब वो क्या बोला था, पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था वो बॉन्ड सब बनाएगा। मैंने जो लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट देखो, तो मैंने बोला था द पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम can take part in bond formation only when they are unpaired. जब तक वो पेयर्ड है तब तक बॉन्ड नहीं बना सकता, जब वो अनपेयर्ड हो जाएगा तब जाके बॉन्ड बनाएगा बेटा। देखो वही हुआ, जब तक ये 2 था, पेयर्ड था, बॉन्ड नहीं बनाया। पहला मतलब फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट जाके ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, देन ओनली इट विल फॉर्म द बॉन्ड। क्या है सबको क्लियर हुआ? क्या है सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड करो बेटा। यस जल्दी। यस वंशिका, सौरदेव, स्वयं, तनिषा, राहुल, सुचिस्मिता, सत्यरंजन। ओके चलो देखो तेनोवो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो हुआ बेटा, यहाँ पे पूछा जाए मीथेन में क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ। ओवरलैपिंग अगर हम बात करें, ओवरलैपिंग का क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ, जितना बॉन्ड उतना ओवरलैपिंग हुआ, उतना ओवरलैपिंग हुआ। यस तो बॉन्ड कितना, 4, तो 4 ओवरलैपिंग होने वाला है। तो क्या क्या ओवरलैपिंग है बताओ मुझे। ओवरलैपिंग मतलब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट से लास्ट क्लास, है ना। मतलब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल के बीच में। इसका देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसका तो 1s, इसका भी 1s, इसका भी 1s, इसका भी 1s। तो अगर ये मैंने लिख दिया बेटा, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ, इसका एस के साथ इसका एस ओवरलैपिंग। देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, इलेक्ट्रॉन एस 1s1 है, ये 1s1, ये 1s1, ये 1s। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ, एसएस ओवरलैपिंग, एक एसएस ओवरलैपिंग, 4 बॉन्ड 4 ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग हुआ, इसका एस, इसका क्या सी, इसका एस, इसका पी, इसका एस, इसका पी। तो यहाँ पे जो 4 ओवरलैपिंग हुआ, 4 ओवरलैपिंग, उसमें से क्या हुआ, 1 एसएस ओवरलैपिंग एंड 3 एसपी ओवरलैपिंग। क्या है सबको क्लियर हुआ? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ जाता है। इसमें क्या क्या ओवरलैपिंग दिखता है, क्या सबको क्लियर हुआ? यस अर्नव, सुचिस्मिता, वंशिका, सत्या। ओके तो नेक्स्ट देखो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एडिट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके तो अभी तक 3 पॉइंट हुआ है। पहला पॉइंट क्या हुआ, मैं ट्राई कर रहा हूं, तुम इसको याद रख के जाओ। पहला पॉइंट, जिस एटम के पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही बॉन्ड बनाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है वही से बॉन्ड बना सकता है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, जो पेयर्ड वैलेंस शेल में है, पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड तब बनाएंगे जब वो अनपेयर्ड होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सारे पोस्टुलेट्स खत्म नहीं हुए हैं, और भी हैं, लेकिन इससे पहले हम और कुछ क्वेश्चंस किसके ऊपर आएगा तो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया, पोस्टुलेट्स खत्म नहीं हुए हैं, और पोस्टुलेट्स नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Why
PCl5 exists, but why not NCl5? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पॉसिबल है जबकि नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों ऐसा है? सोचो, सब लोग सोचो। ब्लर हो गया, एक मिनट मैं एडजस्ट कर रहा हूं। सोचो, एक मिनट टाइम मिला तुम्हें। PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 क्यों नहीं करता है? और इसका और एक क्वेश्चन भी है, व्हाई phosphorus can to pentavalency but nitrogen cannot to? फॉस्फोरस अपना पेंटावैलेंसी दिखा सकता है। पेंटावैलेंसी मतलब 5 बॉन्ड बनाएगा। ये P के साथ क्लोरीन, सारे क्लोरीन एक एक बॉन्ड करके 5 बॉन्ड बनाए, वो पेंटावैलेंस। जितना बॉन्ड बनाए उतना वैलेंस। तो ये 5 बॉन्ड क्यों बनाता है, ये क्यों नहीं बनाता है 5? एक ही, दोनों का मतलब एक ही है। PCl5 अगर एग्जिस्ट किया तो पेंटावैलेंसी दिखाया, अगर NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब पेंटावैलेंसी नहीं दिखा। क्या रीजन है इसका? देखते हैं क्या होगा इसका रीजन। तो यहां पे मैंने लिखा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास है 15 इलेक्ट्रॉन बेटा, नियॉन कोर विच आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, then 3s2 and 3p3. So it has 2 electrons in the 3s, both are paired, and it has 1 electron in the CP subshell. तो 3 on-paired इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे अगर एक आगे क्लोरीन ओवरलैप किया और एक क्लोरीन ओवरलैप किया और एक क्लोरीन ओवरलैप किया तो PCl3 बन गया। PCl3 भी एग्जिस्ट करता है ग्राउंड स्टेट में। और इसको छोड़ के बेटा यहाँ पे 3D भी है, वो खाली है। 5 बॉक्स, इसमें 5 ऑर्बिटल खाली। तो क्या होगा जब इसको 5 बॉन्ड बनाना हो बेटा, पेंटावैलेंसी करना हो, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, एक तो पेयर्ड ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं वही बॉन्ड बनाएंगे। अगर पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो पहले उसको ऑन पेयर्ड होना होगा। अच्छा, ऑन पेयर्ड होने के लिए कहां पे ऑन पेयर्ड होगा? बाहर में नहीं देगा, वो अपने ही सेल के अंदर, अपने ही वैलेंस सेल के अंदर ऑर्बिटल खाली भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे खाली है, एक नहीं 5 खाली। तुम बोलो सर बाकी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हारे घर में अगर 5 रूम है, अगर तुम्हारे पहले रूम पे लोग भर गए तो सेकंड पे जाओगे। क्या तुम सोचोगे बाकी 3rd 4th 5th में कोई नहीं रहा तो मैं अपना सर्वर काट के वहां पर रख दूं? नहीं सोचोगे ना। यहाँ पे क्यों होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन ऑन पेयर्ड हो गया। तो इसको मैंने लिखा P15 स्टार बेटा, एक्साइटेड स्टेट में नियन जो है 10 है, और ये 3s1 है, और ये 3p3 है, और ये 3d1 है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन भर दूं बेटा, ये 1 है, और यहाँ पे बेटा ये 3 है। ओके, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जो है बेटा ये 1 2 3 4 5 है। तो अभी यहाँ पे आके मैं रेड मार्कर में लिख रहा हूँ बेटा, देख लो अभी 5 ऑन पेयर्ड हो गया। यहाँ पे आके क्लोरीन ओवरलैप करेगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लोरीन ओवरलैप करेगा, यहाँ पे क्लोरीन ओवरलैप करेगा, यहाँ पे क्लोरीन ओवरलैप करेगा, यहाँ पे क्लोरीन ओवरलैप करेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 5 ऑन पेयर्ड 5 बॉन्ड बन गया बेटा, यहाँ पे बन गया तेरा PCl5। ओके, चेक करो। तो नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन के पास। फॉस्फोरस तो बना दिया, वो बोला भी और बना भी दिया। अगर यहीं पे बना देता ना,
अगर यहीं पे बना रहता बेटा 1 2 3 3 क्लोरीन आते तो PCl3 भी बनता, दोनों पॉसिबल है। तो अगर मैं नाइट्रोजन लिखा बेटा, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आप 3s2 3p3 बोल रहे थे, 2s2 2p3, यहाँ पे 3 था पहले, यहाँ पे भी तो 3 है, तो क्यों नहीं बनाया? देखो बेटा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 2D जो है नहीं होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 2D नहीं होता है, 2D सबसेल ही नहीं है। सबसेल होता तो उसके अंदर ऑर्बिटल होता, 2D सबसेल ही नहीं है। ये ऑन पेयरिंग होगा तो 5 बॉन्ड बनाएगा, अनपेयरिंग होगा तो खाली बॉक्स होना चाहिए, अनपेयरिंग होगा तो खाली बॉक्स होना चाहिए। जब सबसेल ही नहीं है तो ऑर्बिटल कहां से आएगा? तो ये बॉन्ड बनाना चाहता है और एक्स्ट्रा, लेकिन वो अनपेयर्ड नहीं हो पाया। मैंने थर्ड पॉइंट याद करो, द पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली व्हेन इट इज अनपेयर्ड। ये पेयर्ड था बेटा, जाके अनपेयर्ड हो गया, हुआ कहां पे? खाली था। एक तो खाली भी होना चाहिए और होना भी चाहिए, यहाँ पे ना तो है ना तो खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 3 होगा 3 होगा 3 होगा, 3 बॉन्ड बना सकता है। और जनरली जो MCl3 का एग्जिस्टेंस थोड़ा कम है, ज्यादा एग्जिस्ट करता है NF3, वो हम पढ़ेंगे क्यों ऐसा है कि ज्यादा एग्जिस्टेंस है, थोड़ा कम एग्जिस्ट करता है, बट 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता है, क्योंकि तो एक ही पॉइंट में एक ही लाइन में क्या बोलोगे? PCl5 can show pentavalency or PCl5 exists because of presence of vacant d orbital। ये वर्ड एग्जाम में ही ढूंढेगा। तो ये क्या हुआ कंक्लूजन में? अगर मैं यहाँ पे लिखा, कंक्लूजन लिखा, PCl5 exists because of presence of vacant d orbital। नाइट्रोजन में क्यों नहीं दिखाता? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड करो, पूरा समझ में आया क्या? ओके let me check on yes sir, yes sir, yes sir. Arnav has replied, why cannot it change an electron to 3s? ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन ले। ये एनर्जी आता कहां से? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, देख ले। अर्नब बोला यहां पे ये 3D को भेज दिया, ये इलेक्ट्रॉन 2s से लेके 2D नहीं होता है, लेकिन 3s तो होता है ना, तो 3s होता है, तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे क्यों नहीं भेजा? ये तो वहां भी तो भेज सकता था, देख लो। तो जैसे मैंने बोला तुम्हारे घर में क्या है, 2-3 रूम्स हैं ग्राउंड फ्लोर में, 2-3 है फर्स्ट फ्लोर में, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ी नहीं है। अगर पहला रूम में लोग भर गए, पहले रूम पे लोग भर गए, तो सेकंड रूम पे जा सकते हो, वही ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हो, सेकंड में भर गए थर्ड पे जा सकते हो। जब तुम्हारे थर्ड पे ही भर गए लेकिन सीढ़ी नहीं है ना, तो कहां जाओगे? जंप कैसे करोगे? ये हुआ, मैंने तुझे एग्जांपल देकर समझाया, मैं अभी लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझा। तो क्वेश्चन आता है ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां तक गया वो कैसे गया, एनर्जी कहां से आया? ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू दिस पॉइंट, और ये इसका n+l वैल्यू देखो यार, इसका तो ऑर्बिट जो देखो एनर्जी लेवल में है। तो ये एनर्जी कहां से लाया, ये कहां से इसको एनर्जी मिला? टू गेट एक्साइटेड, टू गेट ऑनपेयर्ड। ऑनपेयर्ड होने के लिए तो बिल्कुल जो है वो मतलब होगा, जैसे मैं फेविक्विक से 2 चीज को चिपका दिया, अब इसको मैं अगर तोड़ रहा हूँ, दोनों को अलग कर रहा हूँ, सेग्रीगेट कर रहा हूँ, तो मुझे अब ताकत लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर ये पेयर्ड है तो स्टेबल है, तो इसको अगर तोड़ा जा रहा है, इसको अलग अलग किया जा रहा है, जुदाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम ताकत लगाएंगे। तो ताकत के लिए जो एनर्जी कहां से आया? होता क्या है बेटा, पहले से ध्यान से देखो इसको, ये पहले जब ग्राउंड स्टेट में होगा, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट,
और इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जब भी 3 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ होगा बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड आके बन गया होगा, 3 बॉन्ड आके बन गया होगा, मतलब पहले से ही CCl3 बन गया होगा। तो मैंने बोला था, याद करो, वेयर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। जहां जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगा। तो जब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस CCl5, 3 chlorine have been attracted by this phosphorus atom. 3 chlorine have been attracted by this phosphorus atom to form the CCl3. इसका मतलब 3 क्लोरीन और एक फास्फोरस के अंदर अट्रैक्शन हुआ होगा। अट्रैक्शन हुआ मतलब एनर्जी रिलीज होगा। वही एनर्जी है जो एनर्जी यूज हुआ इसको एक्साइट करने, वही एनर्जी है जो इसको एक्साइट करने में यूज हुआ। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, rather the energy released during the attraction between this phosphorus atom and this 3 chlorine atom will be helping this excitation. तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है बेटा। और वो एनर्जी इसको, ये देखो CH3T दोनों सेम सेल में है, ये थर्ड ऑर्बिट, ये भी थर्ड ऑर्बिट। तो सेम ऑर्बिट से सेम ऑर्बिट तक भेजने के लिए सेम ऑर्बिट का 2 सब सेल, मैंने जैसे बोला ना, ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट रूम से सेकंड रूम, सेकंड से थर्ड रूम, तो वहां पे जाना इजी है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना, उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए, सीढ़ी भी तो चाहिए। अगर सीढ़ी नहीं है तो जंप करके जाना, तो तेरे पास एनर्जी भी तो होना चाहिए। एनर्जी कहां से आया, इस अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन हुआ, इस अट्रैक्शन से जो एनर्जी निकला, वही एनर्जी इसको एक्साइट किया। वो एनर्जी इतना नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को, अगर ये 2s से, सोचो, अगर ये 2s से 3s को भेज सकता है, अगर ये 2s से 3s को भेज सकता है, तो ये 3s से 4s भी भेज सकता है। अगर ये 2s से 3s भेज सकता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये 3s से 4s भी भेज सकता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन। तो अपने सोचो, ये एक ही फ्लोर पे है, 3s 3p 3d, थर्ड फ्लोर, थर्ड ऑर्बिट, ये 2s 2p 2d। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस ओवरलैपिंग will not be sufficient to send the electron from 2s to 2d। मेरे हिसाब से आपने अभी क्लियर हो गया हो। जितना एनर्जी निकला बॉन्ड बनने में ग्राउंड स्टेट में, उतना एनर्जी काफी नहीं है इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में सेंड करने के लिए। और मैं पूरा क्लियर हुआ बेटा? यस यस। देखो, जो भी डाउट है मन में पूछ लो, मन में जो डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क, है ना। तो जब तक देखो, जब तक तुम अपना लेवल कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। मैं तुम्हें जो है बोर्ड लेवल, नीट लेवल, जेई मेन, जेई एडवांस, सब पूरा तक हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली तुम जंप करोगे जेई एडवांस, लेकिन जेई एडवांस तब तुम क्लिक कर पाओगे जब तुम्हारा ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होता जाएगा। और जब भी कभी कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो, डाउट है, तो मन में पूछो। रादर अर्दम 3s से इलेक्ट्रॉन को 4s भेजना जितना एनर्जी खर्चा होगा, 2s से 3s भेजना और भी खर्चा होगा। क्योंकि 3s इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर जितना डिस्टेंस है, और न्यूक्लियस और 2s का जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम है। क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज K Q1 Q2 by R square, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो K Q1 Q2 by R square means force of attraction is inversely proportional to the distance square। तो जितना कम डिस्टेंस, इसका एक्साइटेशन, इसका अगर अनपेयरिंग होने वाला है, इट इज मोर डिफिकल्ट। क्योंकि यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है, सेकंड ऑर्बिट क्लोज है, यहाँ पे डिस्टेंस में, तो यहाँ से